क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास है जिसमें हम देख रहे हैं विलयन। तो विलयन में हमने जो है पिछले लेक्चर्स में मोललता, नॉर्मलता और इस पर आधारित जो है न्यूमेरिकल देखे थे। आज हम इस लेक्चर में जो है विलयन में जो है विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा लाइक एवं शेयर करिएगा। हम बात करते हैं विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म की, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन जो होता है किसी अवाष्पशील विलय। देखो विलय जो होते हैं दो प्रकार के, एक वाष्पशील होते हैं, एक अवाष्पशील। तो यहाँ वाष्पशील की बात नहीं होगी क्योंकि वो घोल हो गए वाष्प बन के उड़ जाएगा, क्या मतलब निकलेगा। तो यहाँ अवाष्पशील विलय की बात हो रही है। किसी अवाष्पशील विलय के विलयन के, यानी अवाष्पशील विलय हो और उसका विलयन बना हो, तो विलयन के भौतिक गुण यानी उसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, भौतिक गुण जो उस विलयन में उपस्थित विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। उसका जो भौतिक गुण होता है वो उस विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म अणुसंख्य गुण कहलाते हैं। ऐसे विलयन जो है वो उस विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म, क्यों? क्योंकि कणों की संख्या पर ही उसका गुण निर्भर करता है, इसीलिए उसे विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। भाई जो विलय उपस्थित किसी आवाष्पशील विलय के विलयन में तो जो उसका भौतिक गुण होता है वो विलय के कणों की अणुओं की, यानी विलय के जो कण होते हैं उनकी अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। क्या लिखा है? विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म। तो विलयन का गुण किस पर निर्भर कर रहा है? जो उसमें विलय घोला गया है, आवाष्पशील विलय, उसके जो अणु है उनकी कितनी संख्या है, तो उस संख्या पर निर्भर कर रहा है, इसीलिए इसे विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म कहा गया। तो ये कहा गया विलयनों के अणुसंख्य गुण कहलाते हैं। जैसे अब ये किस पर कौन कौन है? जैसे प्रासरण दाब है, ये इसी पे आएगा। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ये भी कणों की संख्या पर निर्भर करेगा। क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, ये सब जो है विलयनों के गुणधर्म जो है। अब इसमें हम बात करेंगे अगली हेडिंग, प्रासरण क्या होते हैं तथा प्रासरण दाब क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगली हेडिंग है प्रासरण, जिसे ऑस्मोसिस कहा जाता है। अगर हम बात करें प्रासरण किसे कहते हैं, तो कम सांद्रता वाले विलयन से, यानी जिसकी सांद्रता कम हो, कंसंट्रेशन कम हो, कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक मोलर सांद्रता वाले विलयन की ओर, यानी कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक मोलर सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली द्वारा स्वतः प्रवाह जो होता है प्रासरण कहलाता है। मान लीजिए हमारे पास जैसे ये कोई विलयन है, तो ये पानी है भाई, ये पानी है, इसकी सांद्रता कम होगी क्योंकि इसमें कोई चीज घुला नहीं है। और इसके अंदर में ये मान लीजिए किशमिश है, किशमिश देखिए, ये हमारा पानी है जिसकी सांद्रता कम है और अंदर में जो है किशमिश है, तो जाहिर सी बात है अंदर में मीठा होगा जरूर, तो इसकी सांद्रता अधिक होगी। और ये जो इसकी लेयर है, आउटर लेयर है, किशमिश की लेयर जो है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम झिल्ली के तरीके से कार्य करते हैं। तो जब कम सांद्रता वाले विलयन, ये कम सांद्रता की विलयन हो गया, पानी है, इसकी सांद्रता कम है, कंसंट्रेशन भाई इसमें सांद्रता कम है, इसमें कुछ कोई चीज मिला तो है नहीं, तो ये पानी ही है, इसकी सांद्रता कम ही है। तो कम सांद्रता वाले विलयन अधिक मोलर सांद्रता वाले विलयन, अब इसकी चूंकि अंदर में ये आपका अंगूर का किशमिश है, तो किशमिश में जाहिर सी बात है मिठास होगी जरूर,
तो अब इसमें से ये पानी इसके अंदर प्रवेश करेगा, ये जो है धीरे धीरे इसमें प्रवेश करेगा और ये जो है बड़ा हो जाएगा, फूल कर बड़ा हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली, ये बाहर की लेयर जो है इसकी किसमिस की अर्धपारगम झिल्ली के तरीके से कार्य करेगी। अर्धपारगम झिल्ली से होकर के स्वतः प्रवाह यानी अपने आप जाएगा अंदर ना, तो स्वतः प्रवाह जो है प्रासरण कहलाता है। यानी कम मोलर सांद्रता वाले विलयन से अधिक मोलर सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली द्वारा स्वतः प्रवाह प्रासरण कहलाता है। तो ये आपका प्रासरण की प्रक्रिया हो गई। अब बात ये आती है कि ये अर्धपारगम झिल्ली क्या होते हैं, चलो इसे भी देख लेते हैं। अर्धपारगम झिल्ली जिसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं। अगर हम बात करें अर्धपारगम झिल्ली की, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की, तो वह झिल्ली यानी ऐसी मेम्ब्रेन, वह झिल्ली जिसमें विलय के कण एक ओर से दूसरी ओर नहीं जा पाते हैं। विलय मतलब जो इसमें घोला गया हो, विलय के कण एक ओर से दूसरी ओर नहीं जा पाते हैं, लेकिन विलायक के कण जो है एक ओर से दूसरी ओर जा पाते हैं। यानी ऐसी झिल्ली जिसमें विलय के कण, देखो विलय और विलायक आप दो चीजें जानते हैं, एक होता है विलय और दूसरा होता है विलायक। विलय में आपके जैसे है चीनी, विलायक में जैसे आपका है पानी, जिसे हम जल बोलते हैं, चीनी और पानी। तो ये जो विलय है ये एक ओर से ऐसी झिल्ली जिससे ये जो है एक ओर से दूसरी ओर नहीं जा पाते, लेकिन ये जो है आसानी से एक ओर से दूसरी ओर चले जाते हैं, उसे हम अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। यानी ऐसी झिल्ली जिसमें विलय के कारण एक ओर से दूसरे ओर नहीं जा पाते हैं, जबकि विलायक के और एक ओर से दूसरी ओर चले जाते हैं, निकल जाते हैं, अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। जैसे अंडे की झिल्ली है, कोसा झिल्ली है, ये सब अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है। जैसे किशमिश है, अंगूर है, ये फलों के आवरण जो होते हैं, ये सब जो है पारगम झिल्ली कहलाते हैं। हम बात करेंगे विसरण, विसरण जिसे डिफ्यूजन कहा जाता है। विसरण क्या होते हैं? अगर हम बात करें विसरण की, तो किसी विलय को विलायक में, जो विलय है, भाई विलय है दूसरा विलायक है, तो विलय को जब हम विलायक में घोलते हैं तो विलय के कणों का, तो जो विलय के कण होते हैं, विलय के कणों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह जो है विसरण कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए रंग है, रंग के टुकड़े को अगर जल में डालते हैं तो उसकी लहर, रंग की धीरे धीरे लेयर जो है सब पूरे में धीरे धीरे घुलती हुई चली जाती है, और थोड़ी देर बाद जो है पूरा जो है पानी जो है रंगीन हो जाता है। तो ये किसके थ्रू होता है? ये विसरण के थ्रू ही होता है। यानी विलय के कणों का विलायक में अपने आप स्वतः जो है मिलना जो है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह जो होता है वो विसरण होता है। परासरण व विसरण में अंतर, हम बात करेंगे प्रासरण व विसरण में। अब बात करते हैं प्रासरण व विसरण में अंतर। तो ये अंतर एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। देखिए प्रासरण, एक साइड में प्रासरण होगा, दूसरे साइड में विसरण। प्रासरण में अर्धपारगम झिल्ली का होना आवश्यक। देखिए सबसे पहली बात ये है, जो प्रासरण की क्रिया होती है इसमें अर्धपारगम झिल्ली का होना आवश्यक होता है, और जो विसरण होता है इसमें किसी भी अर्धपारगम झिल्ली का होना आवश्यक नहीं होता। दूसरी बात है प्रासरण में विलायक के कण, देखिए अर्धपारगम झिल्ली होती है तो विलायक के कण एक ओर यानी कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर जाते हैं। तो विलायक के कण केवल एक दिशा में विसरित होते हैं, यानी एक ही साइड में विसरित होते हैं। लेकिन जो विसरण की क्रिया होती है इसमें विलय और विलायक दोनों के कण जो है प्रत्येक दिशा में जो है विसरित होते हैं। यानी विलायक विलय में भी जा सकता है और विलय विलायक में भी जा सकते हैं।
अगला है प्रासरण क्रिया केवल द्रव अवस्था में होती है। जो भी प्रासरण ऑस्मोसिस की क्रिया होती है ये केवल द्रव अवस्था में होती है, जबकि अगर हम विसरण की बात करें तो यह ठोस, द्रव, गैस किसी भी अवस्था में, तीनों अवस्थाओं में भी हो सकती है। अगर हम प्रासरण की बात करें तो प्रासरण में विलायक के कण कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन में जाते हैं। जो प्रासरण की क्रिया होती है इसमें जो विलायक के कण होते हैं वो कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर जाते हैं, जबकि अगर हम विसरण की बात करें तो विसरण में विलय के कण जो होते हैं अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर जाते हैं। जो विसरण में विलय के कण होते हैं वो अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर जाते हैं। तो ये तो था प्रासरण और विसरण में अंतर। क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में फिर जो है इसके आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए।